बिहार विधानसभा शुरू होते ही आरक्षण का मुद्दा छा गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और बीजेपी साथ मिलकर आरक्षण का चोरी की है। आरजेडी के आरोपों के साथ साथ विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया और आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों ने हरे रंग की टी शर्ट के साथ बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। बार बार सरकार पे इस बात को लेकर आरोप लगाया गया कि सरकार इस मामले में उदासीन है और नीतीश कुमार संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के खिलाफ है और इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। आरक्षण चोर का आरोप लगाकर आरजेडी लगातार हमलावर रही। इसी दौरान बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने हो गए। राबड़ी देवी के बयानों के बाद नीतीश कुमार ने किस अंदाज में तीखे हमले किए हैं, जरा गौर से सुनिए। देखिए, तेजस्वी सरकार में बड़ी बिहार की 65% आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करना। जरा और देखो ना, नीचे लिखा हुआ आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए। और करो आप सामने जवाब दो। ये इन्हीं लोगों का पार्टी जो है। अरे बैठो ना, तोरा कौन सी है? तोरा कौन सी? तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन सी है? बैठा तू, तोरा कौन सी है? जो है सो हस्बैंड का है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एक तरफ आरजेडी एनडीए पर आरोप लगाती रही कि आरक्षण की चोरी करने में एनडीए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बड़ी ही बारीकी तरीके से अति पिछड़े के आरक्षण में सेंधमारी करके बैठ गई है। वहीं एनडीए के नेताओं ने आरजेडी के इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर इस आदेश का पालन किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। कॉमेडियन कुणाल कामरा को खार पुलिस स्टेशन की तरफ से आज एक समन जारी किया गया है और उस समन में उन्हें 11 बजे पूछताछ के लिए खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन कुणाल कामरा ने कहा है कि वो मुंबई में मौजूद नहीं है, इसीलिए वो नहीं आएंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर व्यंग किया था, उनके खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में ही जो शिकायत है वो दर्ज हुई थी और आज उनको व्हाट्सएप पर समन भेजा गया, जबकि खार पुलिस स्टेशन की एक टीम उनके घर पर भी गई थी और उनके घर पर भी एक समन दिया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से जो जांच है वो खार पुलिस स्टेशन की तरफ से की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। वैसे में देखना होगा कि कुणाल कामरा खार पुलिस स्टेशन कब पहुंचते हैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पर देश और समाज बांटने के काम करते हैं। यह किसी को अधिकार नहीं है कि अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी के आईटीआई जो ओपन ऑडिटोरियम है वहां पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री और लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे हैं। जहां पर देखिए तमाम स्टॉल जो है सरकारी स्टॉल लगे हैं। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का भी स्टॉल लगा है और मिशन शक्ति को लेकर तमाम जो कांस्टेबल हैं, महिला दरोगा हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं
तमाम लोग जो हैं सामाजिक, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इन स्टॉलों को देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो फूड विभाग का भी यहाँ पर स्टॉल लगा है, खाद्य औषधि का, जहाँ पर लोग जो है 8 वर्षों की उपलब्धियां यहाँ पर खाद्य विभाग गिना रहा है। तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनके यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और लोग जो हैं यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं आखिर क्या 8 वर्षों में कार्य हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वन विभाग का भी एक स्टॉल लगा है जहाँ पर विभाग की तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं कि किस तरीके से कोई भी जो जंगली जानवर है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रोन और तमाम तरह की जो जंगल में चीजें इस्तेमाल की जाती हैं वो दिनचर्या की चीजें यहाँ पर लिखी हैं और 8 वर्षों की उपलब्धि सभी विभाग दिखाता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इसको लेकर 3 दिन का यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। हरियाणा के पंचकुला में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा नगर निकायों में मिली बम्पर जीत के बाद नगर निगम के चुने गए मेयरों और अन्य जो कैंडिडेट थे उनको शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया था और उनका शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने पारदर्शिता को चुना है और जिस तरह से हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है और इसका नतीजा ये है कि हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है जहां बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र, राज्य और अब नगर निकाय में भी बीजेपी की सरकार है। उनका कहना है कि हरियाणा का चहुमुखी विकास कैसे हो इसको लेकर वो प्रयासरत हैं और आने वाले वक्त में अब ये ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा को तरक्की की राह पर आगे ले जाएगी और हरियाणा में जितना विकास पहले नहीं हुआ है उसके तिगुना विकास करना हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नगर निकाय के सभी चुने प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा में जिस तरह से ट्रिपल इंजन सरकार की बात कही जा रही है और जिस तरह से जनता ने बीजेपी पर भरोसा कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पहले विधानसभा में और अब नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। आने वाले वक्त में हरियाणा की जो बात कही जाती है कि जो एक तरह से कहा जाए कि इंडस्ट्रियल स्टेट है, आने वाले समय में हरियाणा में क्या विकास होता है और हरियाणा कितना आगे जाता है ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश है, भारत एक्सप्रेस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो 1 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर के मोहभट्टा गांव में उनकी एक बड़ी आमसभा होगी। हजारों करोड़ की सौगात वो देश के नाम उस दिन समर्पित करेंगे। कई सारे शिलान्यास, बहुत सारे लोकार्पण उस दिन होने हैं। 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मोहभट्टा बिलासपुर आगमन हो रहा है। उनके आगमन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होने वाला है। हजारों करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले हैं। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की योजना पे काम कर रही है और जो बिलासपुर का जो इलाका है जहां सभा होनी है नरेंद्र मोदी की और जहां वो संबोधित भी करेंगे और शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे, वहीं से उस जगह पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। रोज बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं बिलासपुर, उस इलाके का मौका मुआयना कर रहे हैं। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राज्यपाल के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए। बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री के इस दौरे को करना चाह रही है। तो 30 मार्च को देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे, बिलासपुर जाएंगे। वहां का मोहभट्टा गांव है, एनटीपीसी, रेलवे, राज्य सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इनके तमाम सारे प्रोजेक्ट्स का वहां पे वो शुभारंभ करेंगे और देश के नाम एक बड़ी सौगात उस दिन वो देंगे। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।
इस वक्त हीरानगर के सनैर इलाके में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे कुछ इलाके हैं जहाँ पर खुद डीजीपी नलिनी प्रभात, आईजीपी के अलावा जो सीआरपीएफ के आला अफसर है वो भी यहाँ मौजूद है मौके पर, और यहाँ पर खुद सर्च ऑपरेशन की निगरानी चल रही है। आप जिसने पूरे एरिया को जो है कॉर्डन किया गया है, और यहाँ पर लगातार जो है पूरे एरिया को खंगाला जा रहा है, क्योंकि देखिए ये सारा वही इलाका है, उसके आसपास का इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले आतंकवादी देखे गए थे, और उसके बाद से किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही। पूरी तरह से सारी टीम्स यहाँ पर संयुक्त अभियान चला रही हैं ताकि कोई भी अगर आतंकवादी मूवमेंट यहाँ पर उसको यहीं पर खत्म किया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनके पास हथियार मिले हैं, जिसमें M4 कार्बाइन की उसमें उनके मैगजीन्स मिली हैं, उसके अलावा ग्रेनेड मिले हैं, उस तरह से आईडी मिले हैं, उस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने आतंकवादी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो फिदाइन हमला भी करने की सोच रहे हो, लेकिन जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी मजबूत है और जिस तरह से पूरे एरिया कॉर्डन किया गया है, उनका यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं पूरी तरह से यहाँ पर पूरे एरिया कॉर्डन किया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी घर हैं आसपास के, उन घरों को कहीं ना कहीं चेकिंग की जा रही है, और खुद डीजीपी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पूरी सर्च को खुद लीड कर रहे हैं ताकि किसी तरह की भी कोई भी हरकत हो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। और अब इस इलाके में आतंकवादियों का बच के जाना बहुत ही मुश्किल होगा। विकास रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस के लिए हीरानगर सेक्टर से। निठारी हत्याकांड मामले में सीबीआई सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 3 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीबीआई की ओर से पेश होते हुए उन्होंने कहा कि यह हत्या का मामला है, काफी संगीन मामला है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई करनी चाहिए। वहीं पीड़िता की तरफ से भी याचिका दायर की गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सुरेंद्र कोहली सहित अन्य को बरी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो साक्ष्य और सबूत दिए गए हैं, उन साक्ष्य और सबूतों को देखते हुए फांसी की सजा से बरी की जाती है, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पीड़िता की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि यह मामला 2005 और 6 के बीच का है, जो देश के सबसे बहुचर्चित निठारी कांड हुआ था। इस मामले में सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि पंढेर को 2 मामलों में सजा सुनाई गई थी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जब 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में पिछले साल 11 सितंबर के दिन एक घटना घटी थी, जिसमें 2 सैन्य अधिकारी अपनी महिला मित्रों के साथ पर्यटन स्थल पर घूमने गए थे और वहीं बदमाशों ने उन्हें मारा पीटा था और उनके एक महिला मित्र के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया था। मामला फास्ट ट्रैक में चला और महज 6 महीनों में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 10-10 हजार रुपये उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही पीड़ितों को भी राहत देते हुए जिस महिला का दुष्कर्म हुआ था उसे 50,000 का मुआवजा देने के आदेश किए हैं और बाकी 3 लोगों को 10-10 हजार का मुआवजा देने के आदेश किए हैं और कोर्ट ने कहा है कि ये सजा तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। पुलिस की ओर से 31 गवाहों को पेश किए थे और सारे गवाह अपनी बात पर अटल रहे। कोई भी गवाह अपनी गवाही से पलटा नहीं, जिसके चलते मामले को मजबूती मिली और आरोपियों के उनके गुनाह के अंजाम तक पहुंचाया। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को होने जा रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार सभी तैयारियां करने में जुटी हुई है, जिसमें अंतिम रूप देने का काम यात्रा से संबंधित 18 विभाग कर रहे हैं और इन विभागों की तैयारियों की समीक्षा बैठकें भी लगातार की जा रही हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। वहीं यात्रा शुरू होने से करीब 45 दिन पहले ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी है और जिसका आज 6वां दिन है और इन 6 दिनों में पंजीकरण की संख्या का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया है। ऐसे में लगता है कि बड़ी संख्या में एक बार फिर उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। पिछली बार की यात्रा के दौरान शुरुआती कुछ दिनों में हम लोगों को अचानक आई हुई काफ़ी भीड़ से थोड़ी प्रशासन को भी सामने चुनौतियां आई थी,
हालांकि हम लोगों ने उन सभी चुनौतियों का सामना किया और यात्रा बहुत ही सुरक्षित तरीके से ही संपन्न हुई। इस बार रजिस्ट्रेशन आप सभी जानते हैं काफ़ी इन एडवांस शुरू कर दिया गया है और प्रतिदिन जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसका हम लोग प्रॉपर असेसमेंट भी कर रहे हैं। पिछले साल की यात्रा से सीख लेते हुए राज्य सरकार ने इस बार क्राउड मैनेजमेंट को लेकर नई तकनीक पर काम करना शुरू किया है, जिसके अनुसार पूरे यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के जोन में बांट दिया गया है, जिसकी निगरानी 24 घंटे पुलिस कर्मियों के हवाले रहेगी। उसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने हरिद्वार से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते में होल्डिंग बैरियर भी बनाए हैं, जहां आपात स्थिति में यात्रियों को रोका जा सके और जहां पर यात्रियों के रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं इस यात्रा में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि यात्रियों को पूरी सुविधा दी जाए और सुगम और सुरक्षित यात्रा का पूरा अनुभव कराया जाए। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। गर्मी की अभी शुरुआत है, लेकिन गर्मी ने अपना तल्ख तेवर वाराणसी में दिखलाना चालू कर दिया है। 39 से 40 डिग्री सेल्सियस इस समय वाराणसी में गर्मी है, जिसके कारण अब वाराणसी के शहरों के लोगों का आवागमन कम हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के भक्तों का अंबार अभी लगातार जारी है और वह बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए लगातार आते जा रहे हैं। ऐसे में उनको गर्मी से निजात दिलाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने अब भक्तों को राहत देने के लिए कि तपती गर्म से जहां उनको राहत मिले, जहां उनका पैर न जले, वहीं धूप से निजात दिलाने के लिए काशी विश्वनाथ प्रांगण में जर्मन हैंगर लगवाया है तथा इस जर्मन हैंगर के माध्यम से जहां तपती धूप से भक्तों को राहत मिलेगी, वहीं उनके पैरों में जलन कम होगी। इस संदर्भ में काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू नाथ ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, दर्शनार्थियों की सुविधा के मद्देनजर पूरे धाम परिसर में जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है। जर्मन हैंगर के साथ साथ मिस्ट फैन लगेगा ताकि उन पे फुहारे से पानी की भी बरसात होता रहे, ताकि इस गर्मी के मौसम में भी जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए तो वातावरण में उनके आसपास शीतलता बनी रहे। इसके साथ ही साथ जल का भी प्रवाह लगातार बनाया जा रहा है, उनके पैरों पर जलों का भी छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे आने वाले भक्तों को लगातार सहूलियत मिलता रहे तथा बाबा के भक्त वाराणसी में आकर के जहां बाबा का दर्शन करें, वहीं अन्य पर्यटक स्थलों पर अगर वह जाते हैं तो वह वाराणसी का बड़ाई करने से पीछे न हटे तथा बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार से में आने वाले भक्त एवं जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके निवारण के लिए जिला प्रशासन तथा काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन लगातार प्रयासरत है तथा उनको नया हमेशा सुविधा दे रही है और उसका निरंतर प्रयास जारी रहेगा, जिससे आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए। रामलला के मंदिर के निर्माण को लेकर जिस तरीके से फैसले लिए गए, उसमें खास बात यह है कि प्रथम तल पर भगवान श्री राम का दरबार की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और इसी मई माह में यह स्थापना किया जाएगा और लगभग 50 श्रद्धालु 1 घंटे में राम दरबार का दर्शन करेंगे। और इसके अलावा जल्द ही जो राम दरबार के साथ साथ रामलला के 4 प्रमुख द्वार हैं, उन प्रमुख द्वार को अभी निर्माण हो रहा है और उस द्वार के निर्माण के साथ साथ जो राम नामकरण होना है उन द्वारों का वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे। जो ओवरऑल एक तरीके से आप समझें कि हम संदेश देना चाहते हैं संग्रहालय के माध्यम से, उसकी पूर्ति हो सकेगी कि नहीं, उसको छोड़ करके सभी कार्य दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। अगर देखें तो रामलला के मंदिर का शिखर लगभग बनके तैयार हो चुका है। रामलला के दरबार को भी स्थापना अब की जा रही है। इसी मई माह में रामलला के दरबार की प्रथम तल में स्थापना हो जाएगी और वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा सूर्य तिलक को लेकर, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर की जिस तरीके से निर्माण हो रहा है और रामलला के मंदिर के साथ साथ राम जन्मोत्सव जो 6 अप्रैल को मनाया जाना है रामनवमी, उसमें सूर्य तिलक किस तरीके से होगा, ठीक 12 बजे होगा, इस पे भी खास चर्चा हुई है। इसके अलावा रामलला के मंदिर के साथ साथ जो भक्त राम जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आएंगे
उनको किस तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाए, धूप ना लगे, कैनोपी लगाई जाए, इसके अलावा रेड कारपेट बिछाया जाए, इस पे भी खास चर्चा हुई है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।